मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएलसी चूरू के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर महावीर प्रसाद आज की इस कक्षा में एक बार फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स टॉपिक पर चर्चा करूंगा। पिछली कक्षा में अपन ने नीड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की चर्चा की थी। इस कक्षा में अपन जो चर्चा करेंगे वो है निर्वचन में न्यायालयों की भूमिका। देखो, इंटरप्रिटेशन मुख्यतः न्यायालयों का कार्य है। और दूसरी बात, इंटरप्रिटेशन का जो रूप है वो सार्वभौमिक, शाश्वत या एक रूप नहीं हो सकता, समरूप नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की संस्थाएं, उसकी विधि या विधि को बनाने वाली संस्थाएं, लागू करने वाली संस्थाएं या उसकी वैधानिकता का परीक्षण करने वाली संस्थाएं, ये सब प्रत्येक राष्ट्र की अपनी परिस्थितियों या अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों या वातावरण पर निर्भर करती हैं। इसलिए हम संक्षिप्त रूप में ये कह सकते हैं कि सभी राष्ट्रों में इंटरप्रिटेशन का स्वरूप जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता, या यूँ कह सकते हैं कि संविधियों का निर्वचन जो है वो न्यायालयों द्वारा दुनिया के सभी राष्ट्रों में एक जैसा होना पॉसिबल नहीं है, और ये स्वाभाविक भी है। इस टॉपिक में हम मुख्यतः जो इंटरप्रिटेशन के स्वरूप हैं उनकी चर्चा करेंगे। किस राष्ट्र में इंटरप्रिटेशन की स्थिति क्या है, उसका मेन बैकग्राउंड या उसका माइलस्टोन मैगजीम क्या है, या भारत की स्थिति उनके संदर्भ में क्या है, ये मुद्दे अपन देखेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक में मैं जो टाइटल लेके आया हूँ, संविधियों के निर्वचन में न्यायालयों की भूमिका। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक राष्ट्र में संविधियों का निर्वचन जो है वो वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यहाँ देखो, मैं आपको बताऊं कि अपन इस निर्वचन की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम या आंग्ल विधि से करते हैं, और निसंदेह निर्वचन की शुरुआत वहीं से हुई है। तो यहाँ सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे आंग्ल न्यायालयों द्वारा संविधियों का जो निर्वचन किया जाता है, या ब्रिटिश न्यायालयों द्वारा संविधियों का निर्वचन किया जाता है। वहाँ भारत या अमेरिका जैसे राष्ट्रों से कुछ डिफरेंट चीज़ें अपने को देखने को मिलेंगी, और उनकी अपनी कुछ खास वजह भी हैं जिनको अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो, इंग्लिश न्यायालयों द्वारा या कॉमन न्यायालयों द्वारा जो निर्वचन का कार्य किया जाता है उसमें बेसिकली शाब्दिक अर्थ पर बल दिया जाता है, या जो अथोराइज्ड ड्राफ्ट वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा संविधियों का या स्टैट्यूट्स का किया जाता है, उसका अक्सर सा मीनिंग निकालने का कार्य बेसिकली इंग्लिश न्यायालय करते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि ब्रिटिश न्यायालय निर्वचन के दौरान ये मानकर चलते हैं कि लॉ इज लॉ, विधि विधि है, न उससे बाहर न उससे अलग। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश न्यायालय जो है वो टेक्स्ट बेस्ड इंटरप्रिटेशन का कार्य करते हैं, या जो बातें विधानमंडल ने संविधियों में ड्राफ्ट कर दी हैं उनका अक्सर से मीनिंग निकालने का प्रयास ब्रिटिश लॉज द्वारा किया जाता है। अगर इस बात को हम अपने परिवेश या अमेरिकी परिवेश के साथ जोड़कर देखें तो अपने यहाँ इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन पर्याप्त नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में आज तक भी ये इंटरप्रिटेशन का रूप जो है वो पर्याप्त है और अब भी संभव है। इसकी अपनी कुछ वजह है, इसकी कुछ कारण हैं। उनमें जैसे पहला कारण जो है कि ब्रिटेन में जो संविधियों का निर्माण होता है या जो ड्राफ्टिंग होती है उनमें तकनीकी दक्षता देखने को मिलती है। वहाँ जो कानून इनेक्ट किए जाते हैं या अधिनियमित किए जाते हैं वो हाईली एक्सपर्ट विधि निर्माताओं द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि अपन इतिहास में पढ़ते हैं कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ कानून के एक्सपर्ट भी बैठते हैं, और वो लोग वहाँ की विधि को फ्रेम करने में, निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो लंबे समय से हम
शताब्दियों पहले से हम ये देख रहे हैं कि ब्रिटेन में पारंगत विधिवेताओं द्वारा या विधि के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा वहाँ के कानूनों को फ्रेम किया जाता है, स्टैट्यूट्स को फ्रेम किया जाता है, इसलिए उनसे गलतियों की संभावना कम होती है, इसलिए वो लोग टेक्स्ट बेस्ड इंटरप्रिटेशन पर बल दे सकते हैं। पहली वजह है कि तकनीकी दक्ष प्रारूपण होता है या टेक्निकली स्किल के साथ उनकी ड्राफ्टिंग होती है। दूसरा जो कारण मानते हैं, विधायी संस्थाओं व कार्यपालिकी अंगों द्वारा संशोधन संभव है। ब्रिटिश शासन और प्रशासन या वहाँ की जो शासन प्रशासन की मशीनरी का सेटअप है वो इस तरीके से है कि अगर बाय द वे किसी वजह से विधायिका द्वारा स्टैट्यूट्स के इनेक्टमेंट के समय किसी प्रकार की त्रुटि कर दी जाती है, भूल कर दी जाती है, तो उसको वहाँ की उस मशीनरी में बैठे पदाधिकारियों और संस्थाओं द्वारा सुधारा जा सकता है, इसलिए न्यायालयों को उसे सुधारने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। तीसरा बड़ा जो कारण मानते हैं वो ये है कि ब्रिटिश जुडिशरी इस फिलॉसफी पर चलती है कि सरल अर्थ निश्चित परिणाम पैदा करता है, या ब्रिटिश न्यायपालिका का ये मानना है कि शाब्दिक अर्थ, सरल अर्थ, व्याकरणिक अर्थ या ग्रामेटिकल मीनिंग जो है वो निश्चित तौर पर सीधे सीधे कोई न कोई नतीजा पैदा करेगी। जबकि अगर हम ब्रिटिश जुडिशरी का या वहाँ के निर्वाचन मैकेनिज्म का ये मानना है कि अगर हम किसी टिपिकल मीनिंग की ओर बढ़ेंगे या किसी शब्द को और ज़्यादा तर्क के साथ टेक्निकल मीनिंग देंगे तो जिस प्रकार का परिणाम हम चाहते हैं वैसा परिणाम नहीं मिलेगा। और ये वहाँ थोड़ा सा प्रासंगिक भी प्रतीत होता है क्योंकि वहाँ की विधायिकाओं द्वारा जो संविधियों में शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो बड़े परफेक्शन के साथ किए जाते हैं। तो तीसरा कारण ये मान सकते हैं। चौथी वजह इसमें मानते हैं कि निर्वाचन विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण है। देखो, सेपरेशन ऑफ पावर्स सरकार के तीनों अंगों में बंटा हुआ है और विधि निर्माण का कार्य विधायिका का है। इसलिए आंग्ल न्यायालयों का ये मानना है कि यदि निर्वाचन किया जाता है या शब्दों से हटकर निर्वाचन किया जाता है या न्यायालय अपनी तरफ से अपने जजमेंट्स के माध्यम से किसी विधि का निर्माण करते हैं तो ये एक तरह से अतिक्रमण है या विधायिका के अधिकारों का ओवरराइड है। पांचवी बात ये मानी जाती है कि विधायी शब्द नागरिकों के लिए औपचारिक वरदान है। वहाँ की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था में ये माना जाता है कि विधायिका ने जो ड्राफ्ट में या जिस कानूनी प्रारूपण में जिन शब्दों को सेलेक्ट किया है, जिनको इम्पोज किया है, जिनको रखा है, वो शब्द वहाँ के नागरिकों के लिए वरदान है। इसलिए न्यायालयों को निर्वाचन के माध्यम से उन शब्दों के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी का अधिकार नहीं है। अगली बात ये मानी जाती है कि विधायी आशय को विधायी शब्दों से बाहर जाकर खोजना एक विडंबना के सिवा कुछ नहीं है। ब्रिटिश न्यायपालिका या ब्रिटिश शासन व्यवस्था या वहाँ के संपूर्ण परिवेश का ये मानना है कि यदि विधायिका ने कोई शब्द रख दिया है और उस शब्द का अर्थ खोजने के लिए हम उस विधायी आशय से बाहर जाकर उसका अर्थ खोज रहे हैं तो एक डायलेमा के सिवा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक विडंबना है। इस प्रकार देखो, ब्रिटेन में टेक्स्ट बेस्ड इंटरप्रिटेशन या विधानमंडल द्वारा जो प्रारूप तैयार कर दिया गया उसके शाब्दिक अर्थ तक इंटरप्रिटेशन सीमित है। वो अपने दायरे से बाहर जाकर या उस विधान के दायरे से बाहर जाकर इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं। इसके कारणों को एक बार फिर देखें कि वहाँ के जो विधायक हैं वो टेक्निकली एक्सपर्ट हैं, वहाँ के विधायक हैं वो टेक्निकली एक्सपर्ट हैं, इसलिए उनसे गलती की संभावना कम होती है। दूसरी बात, अगर बाय द वे ऐसी गलतियाँ हो भी जाती हैं तो वहाँ की संस्थाएं, कार्यपालिकी संस्थाएं ऐसी हैं जो बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के उन त्रुटियों को दूर कर सकती है। तीसरी बात ये मानी जाती है कि अगर हम शब्दों का जितना सरल अर्थ लेंगे परिणाम उतने ही अनुकूल पैदा होंगे। चौथी बात, हम ये मानते हैं कि अगर न्यायालय निर्वचन के माध्यम से विधायी शब्दों के अर्थ के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी करती है तो ये सीधा सीधा विधायिका के क्षेत्र का अतिक्रमण है। पांचवी बात, हम ये मानते हैं कि विधायिका ने विधान में जो शब्द रख दिए हैं नागरिकों के लिए उन शब्दों का बड़ा वरदान न्यायपालिका
अपने तर्क से विकसित नहीं कर सकती। छठी बात ये मानते हैं कि विधायी आशय को विधायी शब्दों से बाहर जाकर खोजना एक बहुत ही विसंगतिपूर्ण बात है। ये कुछ मान्यताएं हैं ब्रिटिश न्यायालयों के इंटरप्रिटेशन के संबंध में। इसलिए कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में इंटरप्रिटेशन का जो रूप है वो हालांकि बहुत ही पुराना है, लेकिन विधायिका द्वारा अधिनियमों में या संविधियों में रखे गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ से बाहर जाकर ऐसा इंटरप्रिटेशन करना ठीक नहीं माना जाता। ये ब्रिटेन की निर्वचन की व्यवस्था है। अब आते हैं अपन यूएस से अमेरिका के न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले निर्वचन पर। तो देखो, अभी अपन ने देखा कि इंग्लैंड में विधान के ड्राफ्ट पर बल दिया जाता है या उसके टेक्स्ट पर निर्वचन में बल दिया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि लॉ इज लॉ, कानून कानून है, इसका हार्ड एंड फास्ट पालन किया जाता है। लेकिन अमेरिकन न्यायालयों का या न्यायिक प्रणाली का ये मानना है कि विधि तब तक विधि है जब तक वो नागरिकों के अनुकूल परिणाम पैदा करती है, या यूं कहें कि विधि तब तक विधि है जब तक वो अच्छी विधि है, और कोई भी विधि अच्छी विधि तब तक है जब तक वो नागरिकों के अनुकूल है। या यूं कह सकते हैं कि विधि और अच्छी विधि दोनों एक दूसरे के संपोषक हैं और दोनों का अस्तित्व समकालिक है। कहने का मतलब यह है कि विधियों को बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छी विधि का रूप देना जरूरी है, और अमेरिकन न्यायालय इसी थॉट के साथ इंटरप्रिटेशन का कार्य करते हैं। या यूं कह सकते हैं कि जैसे ब्रिटिश न्यायालय इंटरप्रिटेशन के टेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं, उससे डिफरेंट अमेरिकन न्यायालयों की अपनी एक मौलिक संकल्पना है, उनका एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। और वो फंडामेंटल कंसेप्ट ये है कि हम विधि के ड्राफ्ट या प्रारूप की बजाय उसकी भावना पर बल दें, और यदि विधि की भावना को जिंदा रखने के लिए उसके ड्राफ्ट में न्यायालयों द्वारा किसी प्रकार का संशोधन सुझाया जाता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति या ये कोई विडंबना नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि विधि तब तक विधि रहेगी जब तक वो अच्छी विधि है। या यूं कह सकते हैं कि जैसे ब्रिटिश न्यायालय ये मानते हैं कि वो विधायी शब्दों का शाब्दिक अर्थ अभिव्यक्त करने के लिए हैं। वहीं अमेरिकन न्यायालयों का ये मानना है कि न्यायाधीश जो हैं वो संविधियों के मामले में या कानूनों के मामले में नागरिकों के लिए केवल पथ प्रदर्शक ही नहीं है, बल्कि वो अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके वो नागरिकों के लिए विधायिका से बड़ा वरदान भी बन सकते हैं। अगर विधायिका किसी प्रकार की चूक करती है तो उस त्रुटि को या उस भूल को दूर करके नागरिकों के लिए वरदान का काम न्यायाधीश कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा प्रिंसिपल अमेरिकन न्यायालयों का और देखने को मिला है, वो ये है कि अगर कोई विधि अपने आत्मिक रूप को खो देती है, अपनी भावना को खो देती है, अपने उद्देश्य को पाने में सफल नहीं रह जाती है, तो वो विधि अंत तुल्य है, इक्विवेलेंट डेड, मर्त प्राय है। कहने का मतलब है कि विधि तब तक विधि है जब तक वो अपने आत्मिक रूप को, अपनी भावना को, अपने आशय को, अपने इरादों को पूरा करने में सफल है, और जैसे ही कोई विधि इस मामले में विफल हो जाती है तो वो मर्त तुल्य है और ऐसी विधियों का अंत कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लॉ जो है वो तब तक लॉ है जब तक वो लिविंग लॉ है, और जैसे ही कोई विधि मर्त प्राय प्रतीत होती है तो उस विधि को हटा देना चाहिए। वो एक तरह से नागरिकों के लिए अपेंडिक्स के सिवा कुछ नहीं है। इस प्रकार अमेरिकन न्यायालयों का और ब्रिटिश न्यायालयों का अपन कंपैरिजन करें तो देखो, ब्रिटिश न्यायालय ये मानते हैं कि लॉ इज लॉ, और अमेरिकन न्यायालय ये मानते हैं कि लॉ विथ गुडनेस। कानून तब तक है जब तक उनमें अच्छाई है, अगर अच्छाई नहीं है तो कानून कानून नहीं रहेगा। इस प्रकार हमारे सामने इंटरप्रिटेशन के
हिस्टोरिकल मार्च में दो ट्रैक देखने को मिलते हैं। पहला ट्रैक जो है वो कॉमन न्यायालयों द्वारा है, और दूसरा अमेरिका या अमेरिका के अलावा भी अपन कह सकते हैं जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यायालय जो है उनसे भी, या जिनका संवैधानिक ढांचा जिन राष्ट्रों का परिसंघात्मक है उनका। तो यहाँ इन दोनों ट्रैक के साथ यदि अपन भारत में इंटरप्रिटेशन की नेचर को समझना चाहें तो हमारे सामने इन दोनों से डिफरेंट एक व्यवस्था इंटरप्रिटेशन की यहाँ उभर कर आती है। देखो, भारत में इंटरप्रिटेशन का जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल शुरुआत जो है वो निश्चित तौर पर इंग्लिश विधि पर आधारित है, या यूँ कह सकते हैं कि भारत में निर्वचन का जो कार्य है वो मूलतः आंग्ल विधि पर आधारित रहा है। और लंबे समय तक अपने यहाँ जो जजमेंट दिए गए वो जजमेंट ऐसे रहे भी हैं जिनमें हमने इस बात को हार्ड एंड फास्ट फॉलो किया है कि लॉ इज लॉ, या विधि के शाब्दिक अर्थों पर हमने बल दिया है। जैसे इसका एक बहुत ही पॉपुलर केस अपन पढ़ते हैं A.K. गोपालन का वाद। उसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली पर बल देते हुए शाब्दिक अर्थों के आधार पर जजमेंट दिया गया जो एक्चुअल में बड़े मायने में विधि के उद्देश्यों को संकुचित भी करता है। और A.K. गोपालन का वाद ही नहीं, A.K. गोपालन के अलावा भी बहुत सारे जजमेंट इनिशियली अपने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने दिए हैं जिनमें हमें ब्रिटिश ट्रैक को देखने को मिलता है। लेकिन कुछ समय पश्चात जो ब्रिटिश न्यायालयों द्वारा अपनाया जाने वाला टेक्स्ट बेस है वो हमारे लिए थोड़ा कम प्रासंगिक या रिलेवेंट महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के स्किलफुल लॉ फ्रेमर्स हैं, उनके सामने अपने विधि निर्माता या अपने विधायक जो हैं वो उतने संगत महसूस नहीं हुए। इसलिए हमने उस ट्रैक को छोड़ा और धीरे धीरे हमने अमेरिकन, कनेडियन और ऑस्ट्रेलियन ट्रैक को अपनाना शुरू किया। और आज हम निस्संदेह ये कह सकते हैं कि अब भारत में प्रीसंघीय ढांचे के ज्यादा करीब इंटरप्रिटेशन हो रहा है, और हम ये मान सकते हैं कि अभी हमारे न्यायालय जो हैं वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की भांति जिस खास चीज़ पर बल दे रहे हैं उसके बारे में हम समराइज रूप में ये कह सकते हैं कि वी आर ट्राइंग टू टर्मिनेट वैल्यू कन्फ्लिक्ट, या हमारे न्यायालय जो हैं मूल्यों के बीच जो विरोधाभास पैदा हो रहा है उसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और विशेष तौर से ये बातें हम देख सकते हैं जैसे 80 के दशक के बाद में हमारे सामने कई चीज़ें जो उभर कर आती हैं। उन चीज़ों में जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये बहुत बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलती है, या बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिन्होंने न्यायालयों ने या न्यायाधीशों ने कानून की किताब से बाहर जाकर जजमेंट दिए हैं, क्योंकि कानून की किताब के अधीन चलकर उनको ये लगा कि पक्षकारों के साथ न्याय करना संभव नहीं है। और जब हमारे न्यायालयों ने कानून की किताब से बाहर जाकर अमेरिकन ट्रैक पर जजमेंट देना शुरू किया तो न्याय की एक नई उम्मीद, या हमें पहले की बजाय ज़्यादा अच्छे नतीजे मिलने लगे। इसे हमने जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम दिया। और विशेष तौर से 1986 के बाद P.N. भगवती और जस्टिस कृष्ण अय्यर के कुछ जजमेंट्स हमारे सामने आए। उन जजमेंट्स के बाद में ये एक रिवॉल्यूशन के रूप में हमें देखने को मिला, और उसके बाद में एक के बाद एक मामलों की सुनवाई हुई और उनमें बेटर परिणाम भी अपने को मिले। जैसे इसमें एक लीडिंग केस का जजमेंट हम और पढ़ते हैं, यूनियन कार्बाइड वाद आप पढ़ते हो, जिसमें 2-3 दिसंबर 1984 की नाइट को अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड के एक प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट मिक गैस का रिसाव हो गया था, हजारों लोग मारे गए थे, हताहत हो गए थे। उनसे संबंधित जो मामला है उसमें दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे सामने उभर कर आए कि न्यायालय या न्यायाधीश जो है
उसका मुख्य कार्य क्या है? तो पहला कार्य उसमें ये बताया कि इंटरस्टिशियल लॉ मेकर की भूमिका, या जहां अवकाश या वैक्यूम है कानून के क्षेत्र में, उस अवकाश या उस वैक्यूम को भरने का काम न्यायाधीशों को या न्यायालयों को करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जहां, इस वाद में जो बड़ी बात हमारे सामने देखने को आई कि जहां कानून नहीं है जिस मुद्दे के संबंध में या किसी मामले विशेष के संबंध में या किसी विषय वस्तु पर कानून नहीं है, तो उस अवकाश को या उस गैप को भरने का कार्य न्यायालयों को करना चाहिए। दूसरी बात इसमें जो हमारे सामने आई, उसको हम समराइज रूप से ये कह सकते हैं कि कोर्ट जो है वो ए प्रॉब्लम सॉल्वर इन नेबुलियस एरियाज। न्याय के क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में पूर्णतया अंधेरा है, वहां न्यायालयों को या न्यायाधीशों को आगे बढ़कर समस्या समाधानकर्ता के रूप में अपना अक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। कहने का मतलब है कि यूनियन कार्बाइड में जो गाइडलाइन या मार्गदर्शन हमारे लिए आया, वो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जा सकता है इंडियन जुडिशियरी के इतिहास में, या विशेष तौर से अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन की। तो इसमें साफ तौर पर जाहिर किया गया जजमेंट में कि जहां कानून का अभाव है और विधायिका इस ओर ध्यान नहीं देती है, तो उस अभाव या उस वैक्यूम की भरपाई जो है वो न्यायालयों को करनी चाहिए। दूसरी बात, जिन क्षेत्रों में न्याय के नाम पर अंधेरा छाया हुआ है, वहाँ एक रोशनी, एक प्रॉब्लम सॉल्वर की भूमिका में न्यायालयों को खड़ा होना चाहिए। ये इसके बाद में फंडामेंटल राइट्स में एक के बाद एक अनेक मुद्दे आए, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे वो चिकित्सा की बात करें, चाहे वो आवास की बात करें, चाहे वो रोजगार की बात करें, चाहे वो शिक्षा की बात करें, या एकांतता के अधिकार की बात करें। बहुत सारे जजमेंट भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डिसाइड किए हैं जिनसे ये साफ जाहिर हुआ है कि हमारी विधायिका द्वारा या लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा जिन कानूनों को लेट डाउन किया गया है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, और निश्चित तौर पर हमारे यहाँ कानून में ऐसा बहुत बड़ा गैप है जिसे न्यायालयों को भरपाई देनी चाहिए, और ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। और जहाँ तक उम्मीद है ये अभी सफ़र बहुत ज़्यादा बाकी है। कुल मिलाकर इस चैप्टर में हम ये कह सकते हैं कि जो निर्वचन का इतिहास हम ब्रिटिश या कॉमन न्यायालयों से शुरू करते हैं वो टेक्स्ट बेस है, शाब्दिक अर्थ पर बल देते हैं। फिर अमेरिकन न्यायालयों ने कानून के दायरे से बाहर जाकर एक अच्छे कानून की स्थापना के लिए लॉ में जो कमियां हैं उनको डिसाइड करने का काम कोर्ट को करना चाहिए, ऐसा माना है। भारत की जहाँ तक बात करें, इनिशियल स्टेज पर हमने ब्रिटिश फार्मूले को अपनाया है, लेकिन आज हम ब्रिटिश फार्मूले के करीब कम हैं और अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के निर्वचन के स्वरूप के ज़्यादा नज़दीक हैं। इस प्रकार हम बिल्कुल संक्षिप्त में लास्ट में ये कह सकते हैं कि भारत में निर्वचन की जो स्थिति है वो ब्रिटिश फार्मूले पर आधारित है, लेकिन आज की डेट में हमारे न्यायालय निर्वचन का जो काम कर रहे हैं वो अमेरिकन कंसेप्ट के ज़्यादा करीब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।